जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक गांव था जिसका नाम था बशनोई, ज़िला बोनीर का गांव, सरसब्ज़ पहाड़ों में घिरा गांव, एक खूबसूरत गांव। और वो गांव जिसके बीचों बीच नदी बहती थी। 15 अगस्त जुमे की सुबह उस गांव के लोग मामूल के मुताबिक उठे, मामूल के मुताबिक अपने काम निपटाए, नाश्ते किए और कामों पर निकल गए। बच्चे स्कूल चले गए और ख़वातीन अपने कामों में लग गईं। अचानक बारिश तेज़ होती है। गांव के साथ, इस बशनोई गांव के साथ एक पहाड़ की चोटी पर बादल फटता है, आसमानी बिजली गिरती है, सैलाबी रेला आता है और बड़े बड़े पत्थरों को बहाकर इस गांव की तरफ जब सैलाबी रेला आता है, बड़े बड़े पत्थर, तो जो भी रास्ते में इन पत्थरों भरे सैलाबी रेले के रास्ते में जो घर भी आया, मलबे का ढेर बन गया। आनन फानन मलबे का ढेर बन गया। इमारतें मलबे का ढेर बनी। सैकड़ों लोग पत्थरों और इमारतों के मलबे के नीचे दब गए, घर मिलिया मेट हो गए। और ये सैलाबी रेला पत्थरों भरा इतना तेज़ था, इतना ख़तरनाक था कि दरख्त जड़ों से उखड़ गए, फसलें तबाह हो गईं। 80 से 90 घर थे इस गांव के, जिनमें से 50% घर मिट्टी का ढेर बने और बाकी 50% घर ऐसे हैं जिनमें अब कोई नहीं रह सकता। यानी इस तरह हो गए हैं कि अब उसमें रहा नहीं जा सकता। ये है एक झलक उस सैलाबी रेले की, उस बारिश की और उस क़यामत सुहरा की जो खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त बरपा है, जिससे खैबर पख्तूनख्वा के कई ज़िले दो चार हैं और जिसको भुगत रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के लोग। दर्जन भर, ये बशनोई एक गांव नहीं है, दर्जन भर गांव सफ़ाए हस्ती से मिट गए हैं। अभी भी बेशुमार लोग लापता हैं, अभी भी बेशुमार लोग मलबे तले दबे हुए हैं। अभी भी कई जगहों पर रिलीफ रेस्क्यू टीमें नहीं पहुंच पाईं। क्यों नहीं पहुंच पाईं? दुश्वार गुजार रास्ते हैं, तरबियत याफ्ता स्टाफ की कमी है और मशीनरी नहीं है। वो मशीनरी जो मलबे को हटा सके, बड़े बड़े पत्थरों को हटा सके, या मलबे के नीचे दबे लोगों को निकाल सके। और ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, हमारी हुकूमतों की, हमारे हुक्मरानों की, हमारी ब्यूरोक्रेसी की, कि पता है कि पाकिस्तान ख़तरनाक तरीन मौसमियाती तब्दीलियों की जद में है। पता है कि हम कई ज़लज़ले भुगत चुके हैं, कई सैलाब भुगत चुके हैं, कई बारिशें भुगत चुके हैं, लेकिन तैयारी 0/0। सैलाबी रेले, दुश्वार गुजार रास्ते, तरबियत याफ्ता स्टाफ की कमी, मशीनरी का ना होना, वक्फे से बरसती बारिश, हज़ारों घर उजड़ चुके हैं। गो के पाक फ़ौज लगी हुई है रिलीफ रेस्क्यू के कामों में। दवाइयाँ पहुँचाई जा रही हैं, खुराक और राशन पहुँचाया जा रहा है, लोगों को, फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। सूबाई हुकूमत भी जितने जोगी है लगी हुई है, बाकी सूबाई हुकूमतें भी जितने जोगी हैं वो इज़हार ताज़ियत भी कर रही हैं, मदद भी दे रही हैं, रेस्क्यू और रिलीफ के इदारे भी लगे हुए हैं। लेकिन चूँकि आफत बड़ी है और चूँकि, फिर एक बार कह रहा हूँ, तरबियत याफ्ता स्टाफ की कमी है और चूँकि मशीनरी नहीं है जो जानें बचा सके या जो रिलीफ के काम को तेज़ कर सके, लिहाजा अभी भी बहुत सारी जगहों पर सूरत हाल वैसी है जैसी पहले दिन थी। ये जो मानसून की बारिशें हैं, ये जो सैलाबी रेलें हैं, अब तक खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे मुल्क में 700 से ज़्यादा कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों और फ़ौज की तरफ से इमदादी पैकेजेस के ऐलान हो चुके हैं, फलाही तंजीमें भी काम कर रही हैं, मगर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और ये पहला मरहला है। पहला मरहला क्या होता है? रेस्क्यू का, फिर रिलीफ का, और फिर उसके बाद उनकी वापसी का, और फिर वापस उनकी आबादकारी का। हमारे यहाँ ये होता है कि रेस्क्यू हो जाता है किसी न किसी तरह, रिलीफ किसी न किसी तरह पहुंच जाता है। पूरी कौम चूँकि
बड़े दिल वाली है। पाकिस्तान के लोग बड़ा कार खैर करते हैं, खुराक भी आ जाती है, अद्वियात भी आ जाती हैं, चीज़ें भी आ जाती हैं और किसी हद तक आबादकारी भी हो जाती है। लेकिन फिर भी 60% लोग ऐसे होते हैं हर कुदरती आफत के बाद कि जिनका सब कुछ उजड़ चुका होता है और फिर उनको साल लगते हैं वापस उस जगह पर आने के लिए जहां उजड़ने से पहले वो मौजूद थे। ये सब जो इमदादी पैकेजेस हैं ये नाकाफ़ी हैं, ये सब कोशिशें नाकाफ़ी हैं। और सिर्फ यही नहीं, जो ख़तरनाक बात यह है कि 23 अगस्त से सितंबर के 10 दिनों में मूनसून के मज़ीद स्पेल आ रहे हैं और ये स्पेल पहले से ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। और तो और इस्लामाबाद में खौफनाक बारिशों की वजह से इस्लामाबाद और कैपिटल को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। और ये जो बादल फटते हैं और ये जो सैलाबी रेले आते हैं, ये नया है पाकिस्तान में। लेकिन ये अब आगे अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन जो जितने भी मौसमी माहिरीन हैं वो कहते हैं कि अब ये आगे होगा। आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें बादल फटता है और इतना ज़ोर से ऊपर पानी आता है कि सब कुछ बहा के ले जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में मज़ीद बारिशें हो रही हैं और मज़ीद बारिशों और सैलाबी रेलों और लैंड स्लाइडिंग से मज़ीद तबाही हो रही है। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट हुआ, मतलब बादल फटा और हर तरफ तबाही फैली। सैलाबी रेला आया, कई गाड़ियां बहा कर ले गया और एक अंदाजे के मुताबिक 25 के करीब लोग जानों से गए। पेशावर और मर्दान में भी बारिश से कई इलाके ज़ेरे आब हैं। गलियात में कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग हो चुकी है और रवां मानसून सीज़न के दौरान मुल्क में बारिशों और सैलाब से हलाकतों की तादाद जैसा कहा है कि 700 से ज़्यादा हो गई है और 1000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं और कई लापता हैं। ये अभी इब्तदाई तखमीना है। जब सारे लोगों का पता चल जाएगा, जब मलबा हट जाएगा, जब वैसे तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में कहाँ हैं, जब किसी कुदरती आफत के बाद, किसी हादसे के बाद, किसी साने के बाद सही तादाद मालूम हो कि कितने लोग जान से गए, कितने लोग मलबे के नीचे हैं, कितने लोग ज़ख्मी हैं, ये तो कभी पता ही नहीं चलता। लेकिन अभी ये इब्तदाई तखमीना है 700 लोगों के जाने का, हज़ारों के ज़ख्मी होने का और पता नहीं हज़ारों घर उजड़ गए हैं। तो आप जो कुछ भी कर सकते हैं वो करें। खैबर पख्तूनख्वा, GB मतलब गिलगित बल्तिस्तान और अभी ये जो आगे मूनसून के स्पेल आ रहे हैं, इसमें बहुत सारे और मुल्क के हिस्से ऐसे होंगे जहां खुदा न खास्ता तबाही होगी। अब करना क्या होगा? करना ये है कि हमें अपने स्टाफ को, लोगों को तरबियत देना होगी कि जब कोई कुदरती आफत आएगी तो आपने क्या करना है। पहले मकामी सतह पर, फिर तहसील की सतह पर, फिर ज़िले की सतह पर, फिर डिवीज़न की सतह पर, फिर सूबाई सतह पर और ख़ास तौर पर सरकारी जो इदारे हैं उनको मज़ीद तरबियत याफ्ता होना पड़ेगा। मशीनरी लानी पड़ेगी, हर किस्म की मशीनरी, और अपना जो मौसमियाती हमारा निज़ाम है जो मौसम की पेशीनगोई करता है उसको मज़ीद जदीद बनाना होगा। और हमें उन रस्तों को अब छोड़ना होगा जिन रस्तों से सैलाबी रेले आ सकते हैं। उन इलाकों में घर नहीं बनाने होंगे जहाँ लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। उन दरियाओं के किनारों से दूर जाना होगा जहाँ अभी भी सारे तकरीबन दरियाओं में दरमियाने दर्जा का सैलाब है, बल्कि अब सैलाब की सतह बढ़ रही है। तो हमें पानी के बहाव का ख़ास ख्याल रखना होगा, उसके दरमियान में नहीं आना होगा। हमें मौसमियाती तब्दीली को मद्देनज़र रख कर अब आबादकारी करनी होगी और आबादियों को उस तरफ शिफ्ट करना होगा। तो बहुत तबाही है, क़यामत सुगरा बरपा है खैबर पख्तूनख्वा में, और इससे पहले ये सिंध में थी और उससे पहले सैलाब जब आया तो पूरे मुल्क में थी। हम तो वो बदनसीब कौम हैं जो गुज़श्ता 50-60 सालों से रावलपिंडी का एक नाला लई जो है उसका मसला नहीं हल कर पाए। हम डैम नहीं बना पाए छोटे छोटे। हम पानी, ये जो अब एक तरफ तो ये पानी तबाही मचा रहा है, दूसरी तरफ जो बड़ी तबाही है कि ये पानी ज़ाया हो रहा है। काश हमारे पास कोई सैकड़ों या हज़ारों डैम होते
कि ये सैलाबी रेले उसमें जाते, पानी महफूज हो जाता और वो पानी फिर इस्तेमाल होता, कब उससे बिजली बनाई जाती, उससे और बड़े काम लिए जा सकते हैं, उससे ज़मीनों की आबादकारी हो सकती थी। हमारा तो वो भी जो हिस्सा है या वो भी एरिया है वो भी फारिग ही है। तो मनसूबाबंदी कोई नहीं, विजन कोई नहीं, हिकमत अमली कोई नहीं, रोड मैप कोई नहीं, बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस और सिर्फ आनियाँ जानियाँ। अब खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत, कोई मुझे उस हुकूमत के ज़ाहिर है उसके मुझे नीयत पे शक नहीं है कि हुकूमत जिस सूबे में तबाही आई हो वो हुकूमत क्यों चाहेगी कि लोग ज़्यादा मरें। लेकिन ये जो प्रोटोकॉल में लोग आते हैं, बड़ी गाड़ियों में लोग आते हैं, उनके आगे पीछे इंतज़ामिया होती है, तो उनके आने से होता क्या है कि वो जो रेस्क्यू और रिलीफ का काम है वो रुक जाता है। पूरी इंतज़ामिया उस तरफ लग जाती है कि साहब आ रहा है। और फिर अगर साहब आया है तो साहब क्या लेके आया है? एक चेक, चंद वादे, चंद तसल्ली भरे कलमात, मतलब चंद तसल्ली भरे कलमात, कॉल, और फिर ये जा वो जा। या तो हो कि साहब आए ना आए मगर हुकूमती मशीनरी पहुँचे, साहब आए ना आए मगर ऐसा रेस्क्यू और रिलीफ का काम पहुँचे कि लोग साहब को, पेशावर में अगर साहब बैठा है तो वहाँ उसको दुआएं दें। अगर साहब भी उनकी तरह आके वहीं उस मलबे पे के ढेर पर, अब बशनोई गांव जो है उसके जो पत्थरों पर बंदा खड़ा होता है तो नीचे लोग दबे हुए हैं, नीचे घर है, मतलब वो पत्थर नहीं है। बीबीसी की रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं सोशल मीडिया पर। बीबीसी के टीम ने बिश्नोई का दौरा किया है, उन्होंने जो तबाही के मनाजर देखे हैं वो आप उनकी रिपोर्ट पे, उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। बर्बादी और तबाही, और ये बर्बादी और तबाही जो है ये मौसमियाती माहिरीन कहते हैं कि ये अब पाकिस्तान के मुस्तकबिल का हिस्सा है। लिहाजा इन्हीं चीज़ों के साथ हमें जीना है और आगे बढ़ना है। इन्हीं चीज़ों को देखकर हमने अपनी हिकमत अमली बनानी है। इन्हीं चीज़ों को देखकर हमने अपने गांव बसाने हैं। इन्हीं चीज़ों को देखकर हमने पानी के बहाव के रास्ते छोड़ने हैं, दरियाओं के किनारों से दूर होना है और लैंडस्लाइडिंग से बचना है, और मकामी सतह पर हमें ख़ुद को तैयार रहना है, तरबियत याफ्ता रहना है। हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये भी है कि यहाँ जो बल्दियाती इदारे हैं वो पहले तो हैं ही कोई नहीं, 90%। जो 10% हैं वो इस काबिल ही नहीं है कि वो कुछ कर सकें। पूरी दुनिया में MNA MPs कुछ नहीं करते। नीचे जो बल्दियाती हुकूमतें होती हैं वो जब कोई सानिया होता है, हादसा होता है, कोई रिलीफ का काम होता है, कोई तरक्याती काम होता है, कोई किसी गांव का मसला होता है, किसी तहसील में कोई मसला होता है, किसी ज़िले में कोई मसला होता है, किसी कस्बे में कोई मसला होता है, तो वहाँ वो एक्टिव होती है और वो सारे इन मसाइल का हल निकालती है। हमारे यहाँ वो सिस्टम सारा फारिग है। इन जमहूरों को शर्म से डूब मरना चाहिए कि पाकिस्तान 78 साल पाकिस्तान की ज़िंदगी में जो बेस्ट हमारी ज़िंदगियों में बल्दियाती निज़ाम आया वो परवेज़ मुशर्रफ का था, जिसे ये आमर कहते हैं, डिक्टेटर कहते हैं। परवेज़ मुशर्रफ का बल्दियाती निज़ाम ऐसा था कि लोग MNA MPA की सीटें छोड़कर तहसील और ज़िला नाज़म के इलेक्शन लड़ते थे, और क्या कारकर्दगी थी उस बल्दियाती निज़ाम की, बर्बाद कर दिया। और ये जो मीडिया है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस पे आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया जिस पे आप देख सकते हैं आज सारी तबाही, और जिससे आप घर बैठे आपको पता चल जाता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, इसका बाप भी, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बाप भी परवेज़ मुशर्रफ है। ये हमारे पीपल्स पार्टी वाले, ये मुस्लिम लीग नून वाले, ये तो इतने जोगे भी नहीं कि PTV को आज़ाद कर देते, PTV को बेहतर कर देते। वही चहेतों से भरा PTV, कहीं तनख्वाहें नहीं मिल रही, कहीं पेंशन का मसला है, कहीं बैड मैनेजमेंट है, कहीं रोले, और वही ये हकूमती मौक़िफ़ सदर, वज़ीर आज़म से शुरू हो जाए, सदर के बाद वज़ीर आला, उसके बाद गवर्नर, उसके बाद वज़ीर, उसके बाद इस तरह, उसके बाद कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, वही ख़बरनामा, वही सारा कुछ। ये तो ज़ालिम वो लोग हैं जो PTV को आज़ाद नहीं कर सके, PTV को जदीद चैनल नहीं बना सके, PTV को इस काबिल नहीं कर सके कि वो जो हमारा दूसरा है प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसका मुकाबला कर सके। इन्होंने और क्या करना है? कोई एक
इदारा ऐसा नहीं बना सके कि जो 100% इक्विप्ड हो, तरबियत याफ्ता हो, किसी भी कुदरती आफत या किसी भी साने या किसी भी हादसे के बाद जो काम के लिए मैदान में आए 100%। थोड़ी सी कोई 19-20 होता है, फ़ौज बुला लेते हैं। भाई आप किस लिए प्रोटोकॉल ले रहे हैं? आप किस लिए गाड़ियाँ, आप किस लिए पेट्रोल, आप किस लिए डीजल, आप किस लिए बिजली, आप किस लिए गैस, आप किस लिए इतने बड़े बड़े ओहदों पर हैं? माना कि फ़ौज इदारा है हमारी हुकूमत का, माना कि जब मुश्किल वक्त आता है उसको आना चाहिए, लेकिन बाकी सिविलियन इदारे कहाँ हैं? तो जो तबाही हुकूमतों ने मचाई हुई है, अब वही तबाही जो कुदरती आफात की सूरत में लोग भुगत रहे हैं। दो तबाहियाँ भुगत रहे हैं, एक बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस, बदनीयती की तबाही, नाअहली की तबाही, और दूसरा कुदरती आफत की तबाही। खैबर पख्तूनख्वा आपको आपकी ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है। आप जितने जोगे हैं, जो कुछ कर सकते हैं वो ज़रूर करें, और ये ज़हनों में रहे कि अब आपने ज़लज़लों, खुदा न खास्ता, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन ये दुनिया भर के मौसमियाती माहिरीन कह रहे हैं कि अब पाकिस्तानियों को ज़लज़लों, सैलाबों और कुदरती आफतों, जिसमें बादल का फटना, आसमानी बिजली का गिरना, सैलाब का आना, इसके साथ ज़िंदा रहना है। लिहाजा अपनी ज़िंदगियाँ बदलें, अपनी तरजीहात बदलें और अपना रहन सहन बदलें, और पहले ख़ुद को बचाएं, फैमिलीज़ को बचाएं, घरों को बचाएं। ऐसी जगहों पे घर बनाएं, इस तरह के घर बनाएं कि इन कुदरती आफात से बचा जा सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।